हाय फ्रेंड्स, चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे मैंने स्टोरी भी आपको बता दी थी। लॉ स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीस जंग, इसमें मैंने बताया था आपको। अनीस जंग एक लेडी जो बॉर्न हुई थी रूरकेला में। अपना चाइल्डहुड उसने हैदराबाद में स्पेंड किया। बाद में हैदराबाद से एजुकेशन लेकर यूएस अमेरिका चली गई। वहाँ पर उसने अपने कैरियर इंडिया में राइटर के थ्रू ही बनाई, जहाँ पर एडिटर भी थी, कॉलमिस्ट भी थी न्यूज़पेपर के लिए। बहुत सारी उसकी स्टोरीज़ है, जिसमें ये जो चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, वो उसकी एक बुक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें से ये चैप्टर लिया गया है। तो हम अभी एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको पता ही है कि एक लड़का साहिब जो रैग पिकर्स मतलब कचरा बुनता है, और उसके बाद में वो जैसे जैसे अनीस के साथ उसकी मुलाकात होती है, तो और उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है वो हम देखते हैं। तो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे 1-2 रुपये भी मिल जाते थे कचरे में। तो वाई डू दिस? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ये आपको पता ही है। Why do you do this? अनीस पूछ रही है साहिब को। साहिब, whom I encounter every morning. एनकाउंटर का मतलब होता है कि भाई हर रोज देखती थी या मिलती थी। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, कुछ ढूंढती थी, मतलब वो ढूंढ रहा था शायद जैसे गोल्ड मिल जाए गार्बेज में से। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो। साहिब पता नहीं कितने मतलब अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, वो ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है वहाँ पर रहता था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसके लिए कुछ याद नहीं था, उसके लिए बहुत दूर की मेमोरी हो जाती थी। देयर वर मैनी स्ट्रॉम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। पता ही है कि तूफान स्ट्रॉम्स कितनी बार आते थे और उनके घर और फील्ड चले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेर ही नाउ लिव्स। तो बस बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में आकर एज अ रेफ्यूजी बसे हुए थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। हाँ, दूसरा कुछ करने को तो था ही नहीं, इसलिए यही करता हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। पहले तो उसने पूछ लिया अनीस ने बच्चे को कि भाई तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो, लेकिन बाद में ही वो शर्मा गई। बराबर, बाद में उसको अपने ही बताने पर, वो थोड़ा एडवाइस देने पर वो पता चला कि भाई मैं क्या बोल गई। अब ऐसा तो था नहीं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई चाइल्ड नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल है ही नहीं, अब मैं कैसे जाऊँ? जब आएगी तब चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क, हाफ जोकिंग। मुझे भी पता था 1-2 दिन में कोई स्कूल तो बनती नहीं है। मैंने भी पूछ लिया कि जब मैं खोलूँगी स्कूल तब तुम क्या आ सकोगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो वो हंसते हंसते बोल पड़ा, हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? थोड़े दिन बाद वापस मिला और वो मुझे पूछने लगा कि आपकी स्कूल रेडी हो गई? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, आई से। तो मैंने भी बता दिया कि भाई बहुत टाइम लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। मैंने भी ऐसे ही प्रॉमिस दिया था, तो अब पता ही था कि ये प्रॉमिस फुलफिल तो होने वाली नहीं है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। प्रोमिस लाइक माइन, मतलब मेरे जैसी प्रॉमिस तो हर कोई कर देता है। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, बराबर, ये वर्ल्ड में अबाउंड बहुत भरे पड़े हुए मेरे जैसे प्रॉमिस करने वाले, लेकिन इसको निभाने वाले कोई मिलते नहीं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम। बस महीनों मिलते रहे तो इसका नाम भी उसको पता चल गया। इसका नाम था साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। इसको पता ही नहीं था कि इसका नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट।
जब उसको पता चला कि भाई उसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, मतलब सबका गॉड, तो वो बिलीव ही नहीं कर पाया। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसको पता ही नहीं था उसका नाम का मतलब। He roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon over the months. बस इधर उधर घूमता रहता था। Friend, an army of barefoot boys. बस उसके साथ 2-3-4 लड़के और भी होते थे, बैरफुट मतलब नंगे पाँव, उसके साथ घूमते रहते थे। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, बस जैसे मॉर्निंग बर्ड्स आते हैं वैसे, एंड डिसअपीयर एट नून। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। बराबर, जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे सबको अनीस पहचानती गई। वाई आरंट यू वेयरिंग चंपल्स, आई आस्क वन। किसी को पूछ लिया कि भाई आप लोग चंपल पहन के क्यों नहीं घूम रहे हो। My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. बहुत अच्छे से जवाब दे दिया कि भाई मेरे चंपल सेल्फ मतलब कबोर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं और वो मम्मी उतार के ही नहीं दे रही है। Even if she did, he will throw them off. Adds another. और दूसरा उसमें चाड़ी चुगली करता है। पता ही है बच्चे कैसे होते हैं कि अगर मम्मी ने उतार भी दिए तो ये फेंक देता है। हु इज़ वेयरिंग शू दैट डू नॉट मैच, मतलब उसको पैर को मैच ही नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये पहनता नहीं है। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग। तो अपने पैर को वो छुपाने लगा और कुछ कहा ही नहीं। आई वॉन्ट शू, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। तीसरा बच्चा था, वो ऐसे ही बोल पड़ा, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी शूज़ देखे भी नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट। बराबर, इसका काम ही यही था अनीस का कि घूमना फिरना, तो बच्चों को बस ज़्यादातर वो बैरफुट ही देखती थी। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट। हर जगह पर, लेकिन ऐसा तो था नहीं कि बच्चों के पास पैसे नहीं थे। शायद मनी, लेक ऑफ मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रेडिशन, बस उनकी एक आदत सी बन गई थी। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। काफ़ी अच्छा वर्ड है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि भाई सिर्फ एक्सक्यूज देने के लिए। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब थोड़ा बता देता हूँ कि ऐसी पॉवर्टी जिसमें खाना पीना तो आपको मिल रहा है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए आप ऐसा सामने वाले को बताते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अनीस को एक स्टोरी याद आती है जिसमें एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक यंग बॉय था, नज़दीक में एक टेम्पल पड़ता था, हर रोज़ वो वहाँ पर जाता था। वेयर इज़ फादर वॉज ए प्रिस्ट, वहाँ पर उसका फादर पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो वहाँ पर रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और भगवान से शूज़ के लिए प्रार्थना करता। 30 years लेटर आई विजिटेड इस टाउन। 30 साल बाद जब अनीस वो वही टाउन पर वापस विजिट करने के लिए गई, and the temple which was now drawn in an air of desolation, drawn in an air of desolation, वर्ड काफ़ी अच्छा है, ध्यान रख लेना। इसका मतलब है कि टेम्पल की हालत बहुत ही नास्ता नाबूद हो चुकी थी, मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं, टेम्पल डिसोलिट, डिसोलिट का मतलब है वीरान हो चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, उसके पीछे जो पुजारी रहता था वो अब नया आया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। मंदिर पुराना था, लेकिन जो सर सामान था वो सब कुछ नया था, तो यहाँ पर प्लास्टिक चेयर्स भी आ गई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़। तभी वहाँ पर एक यंग लड़का आया जिसने कुछ कपड़े पहने हुए थे, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसमें भी सॉक्स और शूज़ काफ़ी अच्छे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, जैसे आप करते हो
बराबर, थके आ रहे स्कूल से आते हो और बैग एक साइड पर फेंकते हो, वैसे ही ये बच्चे ने बैग साइड पर फेंकी। लुकिंग एट द बॉय, मैंने बॉय की तरफ देखा। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। मैंने वो बच्चे को मुझे वो बच्चा याद आ गया कि जो गॉडेस के सामने अपने प्रे करता था शूज़ के लिए। चलो भाई, आज वो बच्चे को शूज़ तो मिल गया। लेट मी नेवर लूज देम, अब मैं इसको कभी खोऊंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने तो भाई उसकी प्रे ग्रांट कर दी। यंग बॉय इज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, बराबर। अब उसके बच्चे को, प्रेस्ट के बच्चे को तो शूज मिल गए, बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, रेग पिकर्स, याद रखना, रेग मतलब कचरा बुनने वाले, वो अभी भी शूलेस है, बराबर। इनको अभी कोई चंपल या शूज़ भी मिले हुए नहीं हैं। माई एक्विस्टेंसिस विद द बैर फुट रैग पिकर्स, एक्विस्टेंसिस का मतलब होता है जान पहचान। तो जब बैर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी तक खींच के लेके गए। कहने का मतलब ये है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर एक आउटस्कर्ट में एक प्लेस है जहाँ पर जब बांग्लादेश से लोग रेफ्यूजी यहाँ पर आए थे तो उनको यहीं पर आसरा दिया गया था, सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, बराबर। अभी मैंने बताया था 1971 में जब वो लोग रेफ्यूजी होकर यहाँ पर आए हुए थे, तो साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। पहले सीमापुरी भी बस ऐसा ही था। तो कहने का मतलब सीमापुरी अब बदल चुका है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, कि भाई उनके जो घर थे वो मड से पूरा बना हुआ था। टीन और टारपालिन, टारपालिन का मतलब होता है कैनवास टाइप का कपड़ा जो उसकी छत बनाने में यूज़ करते हो आप। तो डिवाइड ऑफ सीवेज, सीवेज का मतलब गंदा पानी निकलने का जो पाइपलाइन होती है वो, तो वहाँ पे भी कोई डिवाइड ऑफ सीवेज, कोई पाइपलाइन नहीं थी। मतलब आपने बहुत सारी मूवीज़ या ऐसे ही आप जहाँ पर स्लम एरिया होता है वहाँ पर अगर आप कभी कभी देखने को जाते हो तो आपको पता ये होता है कि घर के बाहर बस कचरा पड़ा होता है, गंदगी होती है, कोई उसका निकाल नहीं होता है। तो ड्रेनेज और रनिंग वाटर, तो पानी वहीं पर खड्डे में इकट्ठा होता रहता है। 10,000 रैग पिकर्स, करीब 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते थे। They have lived here for more than 30 years without an identity. 30 साल से लोग यहाँ पर रहते थे, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे आपके पास अभी आधार कार्ड हो गया, रेशन कार्ड हो गया है, तो विदाउट परमिट्स बट विथ रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। अभी कोविड-19 की सिचुएशन में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने रेशन कार्ड पर कुछ अनाज सस्ते में या फिर फ्री में बांटे दिए थे। तो फिर ये रेशन कार्ड का बेनिफिट है कि अगर लोग बहुत ही पुअर होते तो उनका रेशन कार्ड या वोटर्स कार्ड निकाल ले, तो फिर जो पॉलिटिशियन है उनको भी फ़ायदा और जो पुअर है उनको भी फ़ायदा। तो विदाउट परमिट्स बट विथ रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। तो वो सिर्फ अपना एक टाइम का या 2 टाइम का खाना मुश्किल से ले पाए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उनके लिए फूड ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आइडेंटिटी के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वो लोग कहते थे कि भाई अपनी फैमिली को अच्छे से खिला सके और बिना खाए वो सोए नहीं, बस यही चाहते थे।
वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। बांग्लादेश में रहने से तो अच्छा है, यहाँ पर एक टाइम या दो टाइम का खाना तो मिल जाता है। बांग्लादेश में हमारी फील्ड तो वो खाना भी नहीं दे सकती थी, इसीलिए यूज किया हुआ वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। सी अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड का मतलब फटी हुई। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनको पूछा, क्योंकि वो भी लेडी थी अनिस, तो लेडीज़ और लेडीज़ में काफ़ी अच्छी बातें होती है, तो पूछने पर बताया गया कि भाई हमने तो हमारे ग्रीन फील्ड्स छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पीच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, कि बस जब कभी भी हमें जहाँ पर खाना मिलता था हम वहीं पर रुक जाते थे, अपने तंबू बराबर वहीं पर गाड़ देते थे, कहने का मतलब। तो चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बस बच्चे बड़े होते गए। Becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking, और सीमापुरी में बसना मतलब बस आप कचरा बुनो। Through the years it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. उनके लिए गार्बेज एक गोल्ड की तरह था। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. कि भाई बच्चों के लिए तो भले ही वो लीकिंग रूफ हो, फिर भी वो एक घर था। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। कभी कभी साहिब को तो 10-20 रुपये मिल भी जाते थे। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आइज चमक जाती थी क्योंकि रास्ते में पड़े हुए 10 रुपये नसीब हुए। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब कभी कभी तो सिल्वर कॉइन भी मिल जाते थे गार्बेज में। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो बस अब हम और भी ज़्यादा ढूंढते थे, शायद कुछ ज़्यादा मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। दोनों के लिए अलग अलग मतलब था गार्बेज का। पेरेंट्स के लिए बस वो पैसे कमाए और हमको एक टाइम का खाना मिल जाए, और बच्चों के लिए एक आनंद था, मज़ा थी कि चलो कुछ 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ या सिल्वर कॉइन मिल जाए तो पूरा दिन अच्छे से बीत जाता था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल। बराबर, एल्डर्स के लिए तो ये सर्वाइवल था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक मॉर्निंग मैंने देखा तो भाई टेनिस क्लब था, वहाँ पर साहिब उसके गेट पकड़कर खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो 2 जन को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, मैंने पूछा कि भाई सही में तुम्हें गेम अच्छी लग रही है? बस उसने हाँ कहा। Content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits. तो उसने उसके बताने पर यही पता चला कि उसको गेम तो क्या थी कुछ पता ही नहीं था, बट बस जब कोई होता नहीं था तो वॉचमैन उसको गेट के अंदर जाने की अनुमति देता, और द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो मुझे स्विंग मतलब झूला यूज करने की परमिशन देता। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब ने भी एक दिन टेनिस शू पहने हुए दिखाई दिया, बराबर, जो उसके शर्ट और उसने जो शॉर्ट पहना हुआ था उसका टोटली डिफरेंट था। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. किसी ने उसको कह दिया कि भाई मतलब साहिब ने कहा अनिस को कि किसी ने मुझे दिया हुआ है। The fact that they are discarded shoe of some rich boy who perhaps refused to wear them. कोई अमीर बच्चे ने शूज़ टूट या फूट गए थे, बराबर मतलब कहीं से फट गए थे, तो वो निकाल दिए, तो उसने साहिब को दे दिए थे, तो साहिब ने वो शूज़ पहन लिए थे। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम,
कहीं पर कुछ फट गया था, इसकी वजह से। तो डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, इवन शू विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। अब सीधी बात है, गरीब बच्चे को तो फटे हुए भी हॉल, मतलब फटे हुए भी शूज़ एक अपना ड्रीम ट्रू होता हुआ दिखाई देता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। आउट ऑफ हिज रिच मतलब अपनी पहुंच के बाहर, कुछ समझ में ना आना, कहने का मतलब इसका है। तो मतलब जो गेम खेल रहे थे वो तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। एक दिन मैंने साहब को रास्ते में देखा तो वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, मतलब जैसे अमूल पार्लर, सुमूल पार्लर जहाँ पे दूध मिलता है, वैसे मिल्क बूथ। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कंटेनर था, बराबर, बर्तन जिसमें दूध लाते हैं। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो साहब ने कहा कि अब मैं यहाँ पर एक टी की, मतलब चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ। ही सेइज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने उसकी तरफ इशारा भी किया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, कि भाई मंथ का, एक महीने का 800 रुपीज़ और खाना पीना, बस इतना हो जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। जब मैंने पूछा कि भाई रियली में तुम्हें ये जॉब पसंद है, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। तो जैसे उसके चेहरे से, बराबर, जैसे पूरा बचपन छीन गया और उसकी जो खुशी थी वो चली गई, ऐसा लग रहा मुझे। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन हिज शोल्डर। जो प्लास्टिक बैग जो उठाता था उससे भी भारी अब स्टील का कैनिस्टर हो गया था। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। मतलब कैनिस्टर बहुत ही भारी हो चुका था, अब साहब खुद का वो मास्टर नहीं रहा। आगे भी मैंने कहा था कि अगर आप आपके ड्रीम के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे आपको उनके ड्रीम पूरे करने में आपको हायर करेंगे। तो इसीलिए ये स्टोरी का मतलब है कि भाई ड्रीम को फॉलो करो। ओके, यहाँ तक का एक पार्ट हमने देखा। अब दूसरा पार्ट में एक मुकेश करके एक लड़का है, फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद में उसका मेन काम है कि भाई उसके जो पेरेंट्स है और जो फोर फादर्स है वो यहाँ पर एज अ बैंगल मेकिंग बिजनेस में अटैच है। लेकिन बैंगल बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली में बिलोंग करता है। इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बावजूद भी वो कैसे रहता है, तो अनीस से उनकी मुलाकात होती है फिरोज़ाबाद में। जब मुकेश अनीस को अपने घर लेकर जाता है तो उसकी सिचुएशन देखता है कि भाई बैंगल कैसे बनाते हैं ये लोग। अपने मतलब बैंगल ज़्यादातर कांच की होती है, ग्लास की होती है, तो उसको टेम्परेचर पर भट्ठी जिसको कहते हैं हम यहाँ पर, कि बहुत सारे टेम्परेचर पर ग्लास को पिघलाना और उसके बैंगल बनाना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जिसमें उनकी फैमिलीज़ जो थी या फिर जो जितनी भी फैमिलीज़ थी वो उसमें जो बूढ़े थे उनकी आंखें भी कभी कभी चली जाती थी, क्योंकि ग्लास की जो डस्ट होती है वो आंखों में चली जाती थी। तो उनकी लाइफ बहुत खतरे में होती थी, फिर भी वो लोग यहाँ पर काम करते थे। तो उनके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई दूसरा कर नहीं सकते। पूरी फैमिली बस ग्लास मेकिंग बिजनेस में लगी हुई है। पॉलिटिशियंस या पुलिस कहो, सब उनको मारते हैं, भगाते हैं, कुछ मतलब अच्छे से उनके साथ बर्ताव भी नहीं करते हैं। तो ये सब की वजह से मुकेश का एक ड्रीम है कि भाई मेरे पास भी एक कार हो। इसकी वजह से मुकेश अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए एक गैरेज में वो काम कर रहा है, बराबर। तो हम आगे की स्टोरी पढ़ रहे हैं मुकेश के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, बराबर। दोनों के डिफरेंस यहाँ पर बताए हुए कि भाई मुकेश अपने ओन मास्टर वो बनना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो उसने कहा कि मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो अनिस के पूछने कि भाई तुम कुछ कार के बारे में जानते भी हो,
आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। बराबर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर, मतलब चार आंखें चार हो गई, और उसने बता दिया कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fills his town फिरोजाबाद। बराबर, इसका ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। बराबर, आपको पता है मिराज के बारे में, धुंधला सा दिखाई देना। बराबर, मिराज का मतलब आपने आगे भी साइंस में पढ़ा था कि जब बहुत ही समर होता है और आपके डामर्स के रोड होते, तब जब आप रोड पर चलते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई आपको पानी दूर दूर तक नज़र आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर ये डेजर्ट में काफ़ी होता है, जिसको कहते हैं मिराज। मतलब यहाँ पर भी सेम था कि इसका ड्रीम उसका कभी पूरा होगा या नहीं होगा। बराबर, ये एक डाउटफुल केस था। तो एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोज़ाबाद, वो फिरोज़ाबाद में रहता था। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, हिस्ट्री या फिर जोग्राफी का हो, दोनों चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फिरोज़ाबाद बैंगल्स, जो ग्लास की बैंगल्स होती है, उसके लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर कोई फैमिली में बस बैंगल्स बनाने में जुटा हुआ था, या मतलब कोई ना कोई तरीके से बैंगल्स इंडस्ट्रीज में जुड़ा हुआ था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। तो भाई इंडिया का सेंटर कहा जा सकता है ग्लास इंडस्ट्री का। ज़्यादातर बैंगल्स बनाने में फैमिलीज़ ने अपनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन इसमें पड़ी हुई है। अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस मतलब जिसको हम कहते हैं भट्ठी। बराबर, कि जहाँ पर ग्लास को पिघलाया जाता है। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करना। मेकिंग बैंगल्स, मुकेश फैमिलीज इज वन ऑफ देम या अमोंग देम, मुकेश की फैमिली भी उसमें से एक ही थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। आपको पता है कि चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को कभी ऐसी जगह काम नहीं करवाया जाता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। यहाँ पर तो इलीगल फॉर चिल्ड्रन लिखा ही है। विथ हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स, डिंगी का मतलब होता है बदबूदार। बराबर, कि जहाँ पर बहुत ही गंदगी भरी हुई हो। विदाउट एयर एंड लाइट, क्योंकि फर्नेस को बहुत ही क्लोज रखा जाता है, इसलिए एयर और लाइट, एयरी रूम्स नहीं थे। Then the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slogged their daylight hours। पता है आपको कि कितने? अराउंड 20,000 चिल्ड्रन, मतलब ग्लास इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे। अगर एक बात, पूरे लॉ की बात करें तो 20,000 बच्चों का भविष्य खतरे में वो नहीं डालना चाहते थे। तो आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, डे लाइट मतलब दिन में, अंधेरे में रहते थे ऐसे। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। आपको ये भी पता है कि आप ज़्यादातर, बराबर, सनलाइट में से रूम में सडनली एंटर होते हो तो उनकी ब्राइटनेस आपको थोड़ी देर कुछ दिखता ही नहीं। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। पूरे दिन अंधेरे में रहते हुए जब वो लोग बाहर जाते थे तो उनकी आइज़ बिगड़ जाती थी। कहने का मतलब कि आइज़ को बहुत ही खतरा था। मुकेश आइज बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बराबर, जब मेरे से बातचीत हुई अनीस ज़्यादातर, तो अनीस को वो घर लेके गया तो उसकी आइज़ ब्राइट हो गई कि चलो भाई आज मेरे घर कोई आएगा ऐसे। विच ही प्राउडली सेज ही इज बीइंग रिबिल्ट। बराबर, तो बहुत ही प्राउडली कह रहा था कि देखो भाई मेरा घर बन रहा है। एक्चुअली रिनोवेट हो रहा था घर उसका। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम चलते गए, इतनी बदबूदार लेन्स थी कि जहाँ पर गार्बेज मतलब कचरा चौक हो गया था, कोई साफ नहीं करता था।
पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो आजू बाजू के घर थे उनकी भी दीवारें ऐसी थी कि अभी अभी गिर जाए। hovels विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। वोबली डोर्स, वोबली मतलब कहा जा सकता है, आपने मूवीज में कहीं देखा होगा कि जिसको दरवाजा होता ही नहीं, बराबर, दरवाजे के नाम पर कुछ बस ऐसे डोर चिपकाए हुए, ऐसे डोर रखे हुए जिसको वोबली डोर्स कहते हैं। नो विंडोज, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट। कि भाई घर में ऐसे जो पुराने साथ में रहते थे, एक साथ में 10-15 लोग, बराबर, एक ही रूम में, तो इस टाइप की सिचुएशन थी। He stops at the door of one such houses, bangs a wobbly iron door with his foot. उसने एक पत्थरे का, आयन का डोर बस अपने पग से उसको धक्का मारा। and pushes it open. उसने धक्के से उसको ओपन किया। We enter a half built shack. In one part of it thatched with dead grass. जैसे ही हम रूम में एंटर हुए, वहां पर ग्रास कह सकते हो, सूखा ग्रास, ड्राई ग्रास का पूरा एक थैच्ड, मतलब 1 by 1 एक के ऊपर एक रखा हुआ था। इज अ फायरवुड स्टव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पेनिश लीव्स। बराबर, स्पेनिश मतलब पता है, पोपाई खाता है, बराबर, ताकत आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मिलता है उसमें से। तो वहाँ पे भी एक वेसल में स्पेनिश के लीव्स रखे हुए थे। ऑन द ग्राउंड अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी हुई थी। आर्मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उनके अंदर काटे हुए वेजिटेबल्स रखे हुए थे। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब यहाँ पर देखो, वर्ड काफ़ी अच्छा है, फ्रेल यंग वुमन। वुमन तो है यंग, बराबर, लेकिन फ्रेल है, दिखती थी बूढ़ी, कहने का मतलब उसके चेहरे की जो चमक थी, जो फेयर एंड लवली से नहीं आती थी, वो चली गई थी। थ्रू आइज फिल विथ स्मोक सी स्माइल्स, वो मेरे सामने हंसी, क्योंकि आइज भी, बराबर है, धुएं से भर गई थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश का जो एल्डर ब्रदर था उसकी वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर, not much older in years. She has begun to command respect as the बहू। सीधी बात है, बराबर, घर पर उसको सब बहू ही बुलाते थे। The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. Her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. पर्दा प्रथा जिसको कहते हैं, घूंघट, बराबर, जैसे ही उसके फादर एंटर हुए एज अ बहू, उसने घूंघट तान लिया। सी जेंटली विड्रो बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, बराबर, तो वो धीरे से रूम में चली गई। मूवीज या कहीं जगह पर ऐसे आपको बताया ही जाता है। सी जेंटली विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल का मतलब होता है यहाँ पर घूंघट, क्लोजर टू हर फेस एज कस्टम डिमांड्स। कस्टम का मतलब पता ही आपको, बरसों से परंपरा चली आ रही थी। डॉटर्स इन लॉ must veil their faces before male elders. So in this case the elder is an impoverished bangle maker. बहुत ही पुअर जो एल्डर थे वो बैंगल मेकर्स थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, मतलब कहा जा सकता है वो पहले टेलर थे, बाद में बैंगल मेकिंग बिजनेस में आ चुके थे। तो सेंड इज 2 sons टू स्कूल। बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, जो अपने हाउस को भी रिनोवेट कराने में ज़्यादातर वो भी नहीं करा सकते थे।
send his sons to school, two sons to school. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. और उनके दो बच्चों को भी उन्होंने वही सिखाया, बैंगल मेकिंग का बिजनेस. सो इट इज हिज कर्म, his destiny, says मुकेश ग्रैंडमदर. मुकेश की ग्रैंडमदर कह रही है ये तो हमारे कर्म है कि भाई जहां पे भी नसीब ले जाए. Who has watched her own husband go blind? ओन हस्बैंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. भाई ग्रैंड मदर का खुद का हस्बैंड ग्लास बैंगल को पॉलिशिंग करते टाइम उनकी डस्ट जो आंखों में चली गई थी उसकी वजह से अंधे हो गए थे, मतलब उसके ग्रैंडफादर मुकेश के. कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? सी implies born in the caste of Bengal makers. They have seen nothing but bangles. तो उसकी ग्रैंड मदर कह रही है कि भाई हमने बैंगल के अलावा कोई भी बिजनेस किया नहीं है, तो हमने भी इनको इसी बिजनेस में लेकर आए थे. So in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, हर जगह पर जहाँ पे भी आप देखोगे सब कोई बैंगल मेकिंग बिजनेस में लगा हुआ है. कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? लीनिएज का मतलब वंश, हमारा वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं कहने का मतलब. सो अभी बता कि spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards. यहाँ पर हर कलर के मतलब रेनबो कलर के सारे बैंगल्स बनती थी. और इधर वर अनकैम्प्ड लिखा हुआ है. अनकैम्प्ड का मतलब होता है साफ सुथरा नहीं. तो अनकैम्प्ड यार्ड्स मतलब ऐसे ही बस बैंगल्स पड़े हुए थे कहीं कहीं पर. आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उनको हैंड कार्ट्स में लेकर जाया करते थे. पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन. छोटी छोटी गलियों में से उनको बैंगल्स को लाद कर दूर लेके जाते थे. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स. और जो बूढ़े लोग थे, बराबर है, फ्लिकरिंग मतलब जो फ्लिकर होती रहती थी ऑयल लैम्प, बराबर है, उनमें वो लोग बैठते थे, मतलब आइज़ ज़्यादातर ख़राब हो जाती थी. सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स. तो वो लोग बैंगल्स को वेल्डिंग करते थे, बराबर है, सिर्फ ऑयल लैम्प के जरिए. तो देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. बाहर की लाइट से मतलब जहाँ पर अंधेरा होता था, ज़्यादातर अंधेरे को वो लोग बहुत ही मतलब अच्छे से उनकी आइज यूज टू हो गई थी. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. इसीलिए जब एडल्ट होते होते तो उनकी आईसाइट चली जाती थी, मतलब जितनी पावरफुल आईसाइट होती थी वो उतनी नहीं रहती थी. सविता, अ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन. जो एल्डर वुमन थी वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, सविता, सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लासेस, 2 ग्लास को ज्वाइन कर रही थी. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन. मशीन की जैसे उसके हाथ बस मूव होते रहते थे. आपको भी पता है कि जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाती है वैसे बहुत ही फास्ट काम होता है. तो आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग. ज़्यादातर बैंगल्स शादी के बाद पहने जाते हैं और उनको एक सिंबलाइज किया गया है सुहाग
मतलब ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, बहुत ही पवित्र चीज़ बैंगल्स को माना गया है। तो इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ट्रैप्ड विथ अ रेड वेल, जब सविता की भी शादी होगी, जब उसने भी लाल घूंघट पहना होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, हिना मतलब मेहंदी, मेहंदी से भी उसके हाथ रंगे होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और वही लाल चूड़ियाँ उसके हाथों पर बराबर लगी होगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, ये एक दिन भी एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे बुढ़िया बराबर बूढ़ी औरत, एक दिन भी वो एक बहुत साल पहले वो भी एक दुल्हन बनकर ये घर में आई थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी वही चूड़ियाँ उसके हाथों में थी। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन अब उसकी आंखों से चमक चली गई थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इसका मतलब इतने पुअर थे कि भाई उनको एक वक्त ही खाना मिलता था, दूसरे वक्त मुश्किल से वो लोग खाना खा पाते थे। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज रिप्ड। जो बोते हो वही पाते हो, तो कहने का मतलब है हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उनके हस्बैंड या जो भी थे घर में मेल, वो वही कहते थे कि भाई हम उनके अलावा कुछ जानते ही नहीं है, बैंगल्स मेकिंग के अलावा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस उन बच्चों के लिए मैं घर बना पाऊँ बहुत है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. बहुत सारे लोग तो एक घर भी नहीं बना पाते हैं। He has a roof over his head. भाई एक छत तो है उनके ऊपर, बस वो लोग वही चाहते हैं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. वो लोग रोते हैं इसीलिए कि भाई ज़्यादातर बैंगल्स नहीं बना पाते हैं। Not even enough to eat, नहीं पैसे है कि आगे बिजनेस में रोक पाए, या नहीं खाने के कुछ पैसे हैं। रिंग्स इन एवरी होम, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम। यंग मैन बूढ़ों को कोसते रहते हैं, लेमेंट का मतलब, और जो बच्चे थे लिटिल वो टाइम के साथ चल रहे हैं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। बस इसकी वजह से ही फिरोज़ाबाद में यंग बच्चे को ड्रीम नहीं है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व इन टू अ कोऑपरेटिव। तो मैंने भाई कहा कि भाई आप ये जो भी करते हो कोऑपरेटिव स्टाइल में करो, बराबर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश करो और करो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विस्कियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, मिडल मैन मतलब दलाल कह सकते हो, बराबर। ज़्यादातर बैंगल्स जो भी आती है हर जगह पर ये चलता ही रहता है। सीधे आप मार्केट में से कुछ मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ से कुछ खरीद नहीं सकते हो, बराबर। आपको मिडल मैन मतलब दलाल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, ये लोग उनके फोर फादर्स या फादर्स को भी मतलब ट्रैप जाल में फंसा लेते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। होल्ड अप का मतलब पकड़ा जाना, टू कॉट अप। तो भाई अगर हमने ऑर्गेनाइज क्रिएट की तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। बीटन एंड ड्रैग्ड, उनको बुरी तरह मारते थे। एंड बीटन बाय द पुलिस, ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे हम कुछ इलीगल करते हैं वैसे हमें जेल में भी बंद कर देते थे। They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. हमारा कोई लीडर नहीं है, कोई हमें बताता नहीं है कि हमें किस तरह देखना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए। Their fathers are as tired as they are. जो बूढ़े हैं तो वो तो ऑलरेडी कुछ अब इतने थके हो गए हैं, मतलब इतने काम से। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. बस वो लोग तो बोले ही जा रहे हैं अपनी पॉवर्टी बारे में, अपने इनजस्टिस के बारे में। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी।
बराबर है। तो ये सब की बातें सुनकर अनीस को लगा कि ये लोग वे मतलब जाले में फंस गए, एक तो गरीबी एंड burdened by the stigma of caste in which they are born. स्टिग्मा मतलब एक दाग धब्बा, बराबर, कि भाई इनके अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते। द अदर विस्कियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरे थे साहूकार। साहूकार मतलब ब्याज देने वाले, बराबर ना, थोड़े पैसे चाहिए तो अब ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ा देते, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे मूवीज में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। The middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. ये सब की वजह से together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. तो ये सब की वजह से हमारे बच्चों के कंधों के ऊपर इतने सारे दबाव आ चुका है that he cannot put down. बच्चे भी क्या करें, वो कभी अपने बैगेज को नीचे रख ही नहीं पाएंगे। Before he is aware, he accept it as naturally as his father. उनके फादर की तरह वो भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही रहेगी। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, हिम्मत तो करनी पड़ेगी सबको। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, बराबर। और उनके ग्रोइंग अप में डेयरिंग कभी आता ही नहीं है। व्हेन आई सेंस द फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। जब मैंने मुकेश को सुना कि भाई वो खुद अपना मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो मुझे चीयर अप करने की इच्छा हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो वो भाई मोटर मैकेनिक सीखना चाहता था। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे घर से तो गैरेज कितना दूर है, आई विल वॉक। तो वो कहता था कि भाई मैं चलता जाऊँगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? ही सडनली साइलेंट। मैंने पूछा कि भाई प्लेन उड़ाने की इच्छा नहीं है? कार तो चलो समझ की बात है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। बस मेरे सामने नहीं देखा, ग्राउंड की तरफ देखकर वो देखता रहा उसकी तरफ। हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। मर्मर मतलब कुछ बड़बड़ाना। वो बोलता था देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, वो पता है कि शर्म से मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। क्योंकि कार तो उसने बहुत देखी थी। हर्डलिंग डाउन मतलब स्ट्रीट से गुजरते हुए। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत ही कम एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते थे। तो जब तक वो एरोप्लेन नहीं देखता तो उसके अंदर ड्रीम कहाँ से पैदा होती। इसलिए ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। थैंक यू।